अपने स्क्रीन पर यह पुलिसिया बंदोबस्त देखिए और बताइए कि इतना मजबूत सुरक्षा घेरा किस लिए लगाया गया होगा। क्या आतंकवादियों को रोकना है, उग्रवादियों को रोकना है, या दंगाइयों को रोकना है जो देश भर में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं? जवाब है कि नहीं। दंगाइयों को तो प्रमोशन दिया जाता है राम राज्य में और अमृत काल में। आतंकवादी तो यूं ही घुस के मार के चले जाते हैं। ये सुरक्षा घेरा लगाया गया था कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के लिए जो कि नीट पेपर लीक का विरोध कर रहे थे। कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जयपुर में बीजेपी दफ्तर के लिए पैदल मार्च निकाला। पुलिस फोर्स ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए। पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जोरदार हमला किया। यानी एक तो मई महीने की प्रचंड धूप, ऊपर से राजस्थान की धूप और उसी में पानी से हमला। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर लड़ते हुए नजर आए। अब इसमें पीड़ित कितने हैं, पीड़ित परिवार के लोग कितने हैं, ये तो हमें नहीं पता, मगर सवाल तो बनता है कि अगर 22 लाख परीक्षार्थी थे नीट में और उनके परिवारजनों की एवरेज संख्या 5 मिला लें तो कम से कम 1 करोड़ लोग सीधे तौर पर प्रभावित हैं। इसके अलावा जो भविष्य में इस परीक्षा में बैठने वाले हैं वो भी प्रभावित हैं। तो कहां है वो करोड़ों की संख्या जो पेपर लीक से परेशान है, जिसका नुकसान हो रहा है, जिसका भविष्य अधर में लटक रहा है? भाजपाई इकोसिस्टम और गोदी मीडिया बार बार सवाल करता है कि विपक्षवा कहां है, विपक्ष कहीं नजरें नहीं आता है। तो देखिए, विपक्ष यहां है। अब सवाल यह है कि वो जनता कहां है, नीट के वो परीक्षार्थी कहां हैं और उनके परिजन, उनके रिश्तेदार, उनके साथी दोस्त कहां हैं? उनमें से कितने लोग ऐसे प्रदर्शन में शामिल हुए? यदि नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं? वो खुद अपनी लड़ाई में यदि शामिल नहीं होना चाहते तो किसके भरोसे बैठे हैं और फिर किस मुंह से कहते हैं कि विपक्ष नजर नहीं आता, विपक्ष कुछ कर नहीं रहा? बहरहाल, करने से याद आया, हाल ही में मोदी सत्ता ने ऐलान किया कि अगली बार से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी, यानी पेपर पेन बेस्ड एग्जाम नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या कंप्यूटर से एग्जाम करवा लेने से पेपर लीक बंद हो जाएगा? क्या ऐसा हुआ है? और असल में पेपर लीक की समस्या पैदा कहां से होती है? खासकर नीट जैसी बड़ी परीक्षा का पेपर कहां से लीक होता है? इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस के लिए राजीव कुमार ने, जो कि आईआईटी, डीआरडीओ, डीएसटी से जुड़े हुए हैं और आईआईटी जेईई रिफॉर्म्स में काम भी कर चुके हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया तथ्य प्रस्तुत किया है। आइए उसे समझते हैं। इन्होंने बताया है कि कैसे पेन पेपर बेस्ड एग्जाम को कंप्यूटर बेस्ड कर देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि असल समस्या पेन पेपर या कंप्यूटर के आने से पहले की है और वो समस्या सच में गंभीर है। तो सरकार के इस ऐलान से बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, तनिको खुश होने की जरूरत नहीं है कि अगली बार से परीक्षा ऑनलाइन होगी, क्योंकि ऑनलाइन में मामला हो सकता है कि इससे भी ज्यादा गड़बड़ हो जाए। तो आइए एकदम आसान भाषा में पूरे मामले को समझते हैं और कुछ उदाहरण भी देखेंगे ऑनलाइन परीक्षाओं के कि उसमें कैसे घपलेबाजियां होती हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस क्यूआर कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मेडिकल की परीक्षा शुरू से ही कई बार विवादों में रही है। कभी लोकल लेवल पर चयन को यानी सिलेक्शन को लेकर विवाद पैदा हुआ, यानी लोकल स्तर पर गड़बड़ी के आरोप लगे, कभी बड़े स्तर पर पेपर लीक के आरोप लगे। साल 2015 में जब ये एआईपीएमटी के नाम से होता था तब भी री एग्जाम हुआ था। 2016 में भी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे, री एग्जाम जैसी बातें सामने आई। यानी नीट एक बहुत ही हाई रिस्क एग्जाम है। एक पेपर से लाखों बच्चों का मेडिकल करियर तय होता है, इसलिए छोटी सी गड़बड़ी भी राष्ट्रीय मुद्दा बन जाती है। इस बार कुछ सामान्य विद्यार्थियों की बहुत हाई नीट स्कोर आने और कुछ कोचिंग हब के सेंटर से बहुत ज्यादा टॉपर्स के निकलने जैसी चीजों ने संदेह को बहुत बड़ा कर दिया। यानी जो छात्र सामान्य है, अगर वो बहुत अच्छा रैंक पा जाए तो जाहिर सी बात है संदेह पैदा होता है। कुछ कोचिंग संस्थाओं से ढेर सारे टॉपर निकल जाए तब भी संदेह पैदा होता है। समझने वाली बात यह है कि नीट का पेपर कैसे बनता है। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं जो क्वेश्चन बनाते हैं, फिर उन सवालों का रिव्यू होता है, उनका मॉडरेशन होता है, चेक किया जाता है सवाल सही है या नहीं, सवालों की कठिनाई का लेवल क्या है, वो संतुलित है या नहीं, पूरा सिलेबस कवर हो रहा है या नहीं, सवाल छात्रों के लेवल का है कि नहीं। साल 2026 में नीट के 4 पेपर सेट तैयार किए गए और उन सबको इंग्लिश, हिंदी के अलावा 11 अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया। फिर इस ट्रांसलेशन को बैक कन्वर्जन यानी वापस इंग्लिश में ट्रांसलेट करके चेक किया गया कि ट्रांसलेशन सही तो है ना। इन सब के बीच चीजों को सुरक्षित रखने के लिए कागज पर कॉन्फिडेंशियल प्रोटोकॉल्स भी होते हैं।
एक्सपर्ट्स की टीम अलग रखी जाती है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेरेशन भी लिया जाता है, एक्सपर्ट्स को बार बार रोटेट किया जाता है और पूरा पेपर बहुत कम लोगों को दिखे ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है। लेकिन यहां बताया गया है कि असली खतरा यही है, यानी जितने ज्यादा लोग पेपर और क्वेश्चन बैंक को सेट करने में, उसको ट्रांसलेट करने में शामिल होंगे, लीक का रिस्क उतना ही बढ़ेगा। यानी एक्सपर्ट्स को रोटेट किया जाता है ताकि पूरा पेपर यदि 100 प्रश्नों का मान लीजिए है तो पूरा पेपर एक व्यक्ति न देख सके, यानी ज्यादा लोग शामिल होते हैं और यहीं पे रिस्क पैदा हो जाता है। अब सवाल यह है कि पेन पेपर वाले एग्जाम में जैसे अभी तक होता रहा है ऑफलाइन एग्जाम, इसमें क्या क्या होता है? तो समझना यह है कि फाइनल पेपर प्रिंटिंग प्रेस में जाता है, छपने के बाद स्ट्रांग रूम में जाता है, स्टोरेज की जाती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर जाता है और फिर एग्जाम हॉल तक लोगों द्वारा पहुंचाया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या सिस्टम है उसे समझिए। यहाँ पेपर प्रिंट नहीं होता, उसके बड़े बड़े डिजिटल क्वेश्चन बैंक बनाए जाते हैं। सवाल डिफिकल्टीज और सिलेबस डोमेन के हिसाब से टैग होते हैं और एग्जाम के टाइम पर एल्गोरिदम से सवाल चुने जा सकते हैं। मगर यहाँ सवाल ये उठाया गया है कि दोनों सिस्टम में पेपर बनाने वाले, पेपर को रिव्यू करने वाले और ट्रांसलेटर का वही सिस्टम होता है। यानी इस तरह समझिए कि ऑफलाइन एग्जाम में क्या क्या खतरे हैं, कहां कहां पर खतरा हो सकता है, और ऑनलाइन एग्जाम में क्या क्या खतरा हो सकता है पेपर तैयार होने के बाद। तो जो ऑफलाइन एग्जाम होता है उसमें प्रिंटिंग प्रेस में छपाई, ट्रांसपोर्ट द्वारा पहुंचाना, स्ट्रांग रूम में रखना, स्टोरेज हब बनाना और डिस्ट्रीब्यूशन चेन। और कंप्यूटर बेस में क्या खतरा है? वो क्वेश्चन बैंक जो डिजिटल तरीके से रखा है, सॉफ्टवेयर वेंडर यानी परीक्षा कराने की ठेकेदारी किसी न किसी सॉफ्टवेयर एजेंसी को दी जाएगी, सर्वर एक्सेस होगा, साइबर सिक्योरिटी होगी, एग्जाम सेंटर पर और डिजिटल ट्रांसमिशन के द्वारा चोरी की जा सकती है। यानी दोनों सिस्टम में अपना अपना खतरा है। परंतु इस लेख के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर लीक अंदर से हो रहा है, यानी जो पेपर बनाने वाले हैं, पेपर सेटर जो हैं, जो ट्रांसलेटर हैं, जो रिव्यू करने वाले हैं, जो कोचिंग संस्थानों के लोग लिंक लगा के इनसाइडर नेटवर्क के जरिए पेपर लीक करवा रहे हैं, यदि ऐसा है तो एग्जाम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लीक फिर भी हो सकता है। यानी आसान भाषा में बात यह है कि अगर पेपर सेट करने वाले, उसको ट्रांसलेट करने वाले, उसका रिव्यू करने वाले कोचिंग संस्थानों और अन्य लोगों से सेटिंग करके पेपर लीक कर रहे हैं तो फिर पेपर ऑनलाइन कराइए चाहे ऑफलाइन कराइए, ये लीकेज रुकने वाला नहीं है, क्योंकि लीकेज तो पहले ही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन आने से पहले लीकेज की बात हो रही है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी समझने वाली है कि नीट कई भाषाओं में होता है। अभी केमिस्ट्री पेपर से जुड़े मामले में एनटीए ने सभी केमिस्ट्री पेपर सेटर्स और ट्रांसलेटर्स के नाम सीबीआई को सौंपा है। 26-27 लोगों की स्क्रूटनी में लगभग 24 तो खाली ट्रांसलेटर बताए जा रहे हैं, यानी जो लोग पेपर को एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर रहे थे। इस रिपोर्ट में यहां तक लिखा गया है कि मैनुअल तरीके से जब ट्रांसलेशन करवाया जाता है पेपर का, तो यहां से पेपर लीक होने, ट्रांसलेशन में गलती होने, व्यक्ति के कॉम्प्रोमाइज होने और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का खतरा बढ़ता है। कुछ एक्सपर्ट्स पहले भी कई भाषाओं में नीट परीक्षा का विरोध कर चुके हैं। उनका कहना है कि 12वीं पास छात्र पहले से ही इंग्लिश की वर्किंग नॉलेज रखते हैं, लेकिन सुझाव दिया गया सुरक्षित मशीनों का प्रयोग करते हुए व्यक्तियों का प्रयोग कम किया जाए, यानी मशीनों का हेल्प लिया जाए, लोग कम लगाए जाए, यानी कम से कम लोग लगाए जाए ताकि लीकेज का संदेह कम से कम रहे, यानी मशीन के माध्यम से ज्यादा ट्रांसलेशन किया जाए। यहाँ पर साल 2026 के पेपर लीक को लेकर भी चर्चा की गई है। कहा गया है कि 2026 के गेस्ट पेपर में कंप्लीट सॉल्यूशन आंसर की और एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे। इससे लगता है कि ये सिर्फ प्रिंटेड पेपर लीक नहीं हो सकता, ज्यादा संभव ये लगता है कि कंटेंट क्वेश्चन बैंक या पेपर सेटिंग मटेरियल से मिलता जुलता था या उसी सोर्स से निकला हुआ था। यानी यहाँ पर जो पेपर लीक का संदेह है वो पेपर सेट करने वालों के यहाँ से दिखता है, ट्रांसलेशन करने वालों के यहाँ से दिखता है, ट्रांसपोर्टेशन या फिर सेंटर से नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वाला लीक होगा तो सारी चीजें हूबहू होंगी, एक्स्ट्रा कहाँ से आ जाएगा? एक्स्ट्रा होने की संभावना लगभग न के बराबर है। यानी कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी ऑनलाइन एग्जाम प्रिंटेड पेपर लीक को रोक सकता है, छपा हुआ पेपर लीक होने से रोक सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन में छापने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यदि पेपर सेट करने वाले, ट्रांसलेट करने वाले कॉम्प्रोमाइज्ड हों, वहीं से पेपर पहले ही लीक हो गया हो, तो फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से भी ये लीक रुकने वाला तो नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर तक बात पहुंचने से पहले ही मामला लीक हो चुका। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि टेक्नोलॉजी, सर्विलांस या कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा कर देने से ही पेपर लीक होना बंद नहीं हो जाएगा। अगर भीतर के लोग समझौतावादी होंगे,
होंगे वो बिकाऊ होंगे तो फिर लीक कर देंगे। तो समझिए कि एग्जाम का माध्यम कोई भी हो, माध्यम बदलने से यानी ऑनलाइन ऑफलाइन कर देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। संजय कुमार लिखते हैं कि आईआईटी जेईई ने करीब 2 दशक पहले गंभीर चुनौतियां झेला था, लेकिन लगभग 1 दशक में सिस्टम को मजबूत किया गया, ज्यादा स्टेबल बनाया गया और हाल फिलहाल में जेईई एग्जाम में कोई भी बड़ी कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई। इनका कहना है कि नीट यानी एनटीए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आउटसोर्स के माध्यम से करवाता है, यानी बाहरी लोग पूरा करते हैं ठेके पे। तरह तरह से अफसरशाही वाले स्ट्रक्चर पर यह सिस्टम आधारित है और जाहिर सी बात है जब आउटसोर्स पर काम होगा तो बहुत सारी चीजें जवाबदेही में रह जाएंगी। नीट के उलट आईआईटी जेईई में ज्यादा क्रिटिकल ऑपरेशंस इन हाउस होते हैं, यानी बाहरी लोगों को काम नहीं दिया जाता, ठेके पर काम नहीं कराया जाता। यहां ट्रांसलेशन मुख्य रूप से हिंदी तक ही सीमित है। एग्जाम सेंटर का सुपरविजन आईआईटी के लोग ही करते हैं, उनके स्टाफ करते हैं। प्राइवेट कंप्यूटर बेस्ड ठेकेदार होने के बावजूद टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन पर एकेडमिक ओवरसाइट रहती है। यही कारण है कि आईआईटी जेईई सिस्टम को ज्यादा स्टेबल बनाया जा सका। अब आपके मन में आ रहा होगा कि समस्याएं तो नीट की ढेर सारी बता दी गई, इसका हल क्या है? तो इस लेख के अनुसार पेपर लीक के बाद हड़बड़ी में कोई फैसला लेना, आउटसोर्सिंग या सिर्फ टेक्नोलॉजी यानी सीवीटी लगा के चीजों को ठीक नहीं किया जा सकता। अगर सच में मजबूत और साफ सुथरे व्यवस्था बनाना चाहते हैं, पेपर लीक को रोकने के लिए काम करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर बनते समय बहुत कम लोगों के हाथ में जाना चाहिए, यानी इसमें बहुत कम लोग शामिल होने चाहिए। मैनुअल ट्रांसलेशन को कम करके सिक्योर मशीन असिस्टेड ट्रांसलेशन लाना चाहिए, यानी ट्रांसलेशन में भी कम से कम लोग लगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रूल्स बहुत सख्त होने चाहिए, यानी ये नहीं कि जो पेपर बनाने और ट्रांसलेशन में शामिल है कहीं उनका कोई कोचिंग संस्थान में जुगाड़ चल रहा है, सेटिंग चल रही है, कहीं उनके जानने वाले परीक्षा देने वाले हैं, वो कहीं पढ़ाने वाले हैं। इन्होंने कहा है कि एक्सपर्ट्स का रेगुलर रोटेशन होना चाहिए। पेपर सेटिंग से लेकर ट्रांसलेशन, मॉडरेशन और एग्जाम सुपरविजन में एकेडमिक ऑनरशिप बढ़ानी चाहिए, यानी आउटसोर्स पर ज्यादा निर्भर न होकर संस्था के लोग ही निगरानी करें। ज्यादातर हाई रिस्क वाले काम संस्थागत स्तर पर हो तो अच्छा होगा, क्योंकि भीतर घात यानी भीतर के लोगों द्वारा लीक करना कोचिंग के लिंक के द्वारा ही सबसे बड़ा रिस्क माना जाना चाहिए, न कि सिर्फ प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्ट लीक को ही तवज्जो दिया जाए। तो इस लेख का सार यह है कि पेपर सेट करने वाले, उसको ट्रांसलेट करने वाले लेवल पर संस्थागत निगरानी होनी चाहिए। ज्यादातर काम उन्हीं लोगों को दिया जाना चाहिए, वरना एग्जाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वैसे यहां पर एक चीज मैं और आपको याद दिला दूं, ऑनलाइन में कई बार कथित रूप से बड़े लेवल पर धांधली हो जाती है और लोगों के हाथ सबूत भी नहीं लगता, सिर्फ संदेह रह जाता है। आपने सुना होगा एग्जाम सेंटर की मिली भगत से वहां पर लगे कंप्यूटर को क्लोन कर लिया जाता है, यानी वहां छात्र चुपचाप बैठा रहेगा, माउस पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा और दूर बैठकर कोई उसका एग्जाम लिख रहा होगा, दे रहा होगा, सवालों के जवाब दे रहा होगा। इस तरह की भी तमाम कहानियां सामने आ चुकी हैं। याद करिए साल 2017 में एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जाम में कुछ प्रश्नों के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुए। सीबीआई ने बताया कि कैंडिडेट्स के कंप्यूटर्स को अनऑथराइज्ड रिमोट सक्सेस सॉफ्टवेयर से एक्सेस किया गया, यानी दूर बैठा कोई व्यक्ति उस कंप्यूटर को क्लोन करके चला रहा था और बाहर बैठे सॉल्वर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद कर रहे थे। सीबीआई ने इस मामले में 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया था। इसी तरह साल 2019 में आरआरबी जेईई एग्जाम में क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ फॉर्मेट स्क्रीनशॉट वायरल होने के आरोप लगे। यहां भी वही रिमोट एक्सेस डिवाइस वाला खेल होने की बात सामने आई थी। एफआईआर दर्ज हुई, जांच वगैरह की गई। इसी तरह साल 2017 में भी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के ऑनलाइन परीक्षा हुई। आगरा सेंटर पर रिमोट एक्सेस चीटिंग के आरोप लगे, 7 लोग गिरफ्तार हुए। बाद में इसी परीक्षा में बड़े स्तर पर रिमोट एक्सेस चीटिंग, पेपर लीक एलिगेशंस में करीब 150 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इसी तरह साल 2018 में जल प्रहरी परीक्षा राजस्थान में भी आरोप लगे। एसएससी एमटीएस में भी रिमोट एक्सेस के जरिए गड़बड़ी करने के आरोप लगे। रेलवे की भी कुछ परीक्षाओं में ऐसे ही दूर बैठकर रिमोट एक्सेस यानी दूर से संचालन करने, चोरी करवाने के आरोप लगे। यानी ऑनलाइन परीक्षा ऑफलाइन वाले से बहुत अच्छी नहीं है, उससे कम खतरनाक नहीं है, बल्कि कई मामलों में तो उससे ज्यादा डेंजरस है। तो कुल मिलाकर बात वही है कि परीक्षा का मोड बदलने से लीक की समस्या खत्म होने वाली नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। इंटरनल सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।